सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। सो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस किसका है? ये प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन। जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, कि हम किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज को आपस में जोड़ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम द बज़वर्ड दैट हैज चेंज्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन लिव्स अराउंड द वर्ल्ड इन ए वैरायटी ऑफ वेज। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जो हम बहुत ज्यादा आमतौर पर हमें वर्ड सुनते हैं, एंड इसने हमारा जो लिविंग स्टाइल है, हमारी जो ह्यूमन लाइफ, उसको काफ़ी तरीके से बदला है, काफ़ी तरीके से चेंज किया है। ग्लोबलाइजेशन एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, यानी 21st सेंचुरी के अर्ली में हमने ग्लोबलाइजेशन को एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट माना, जिसने काफ़ी सारे लोगों की इमेजिनेशन को पकड़ा कि एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन है क्या। कुछ ह्यूमंस ये कहते हैं कि हम विटनेस हैं, हम गवाह हैं कि जो हमारी सोसाइटी में बदलाव आया, सोसाइटी में बदलाव जो आ रहा है, क्या इसको हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं? जो हमारी सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, क्या इसको हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं? ठीक है, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है इसमें। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस किसका? इंटरेक्शन का। जब आपस में डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज आपस में इंटरेक्ट करेगी, आपस में जुड़ेगी, कनेक्ट होगी, इंटीग्रेट होगी। कौन कौन? पीपल्स हो गए इकोनॉमी के, अलग अलग इकोनॉमीज की डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हो गई, हर इकोनॉमी की गवर्नमेंट हो गई। जब अलग अलग नेशन के लोग, कंपनीज, गवर्नमेंट आपस में इंटीग्रेट होगी, आपस में इंटरेक्ट करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। और ये इंटरेक्शन, ये जुड़ाव किस तरीके से होगा? जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा, जब इन्वेस्टमेंट होगी अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज में, एंड ये सारी चीजें हमारी किसके थ्रू हो रही है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मैं वापस अगेन रिपीट करती हूँ, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज हमारी इंटरेक्ट करती हैं, आपस में इंटीग्रेट करती हैं। और इंटीग्रेट जैसे डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के लोग हो गए, कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई। एंड ये कैसे पॉसिबल है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करेगी। जहां भी ट्रेडिंग की बात इंटरनेशनल लेवल पर आ जाए, तो वहां पर हम दो वर्ड्स यूज करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पर कभी भी आप बाइंग एंड सेलिंग टर्म का यूज नहीं करेंगे। बाइंग एंड सेलिंग टर्म आपकी नैरो टर्म होती है, जो विद इन अ कंट्री हम यूज करते हैं। अगर विद इन अ कंट्री आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट सिटीज में जब आप कुछ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तब हम बाइंग एंड सेलिंग की टर्म्स यूज करते हैं। बट आप जब भी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज में कुछ भी आप बेचते या खरीदते हैं, तो वहां पर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टर्म को यूज करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब जब इंडिया अमेरिका को कुछ सेल कर रही है तो एक्सपोर्ट होता है, और जब इंडिया कुछ खरीद रहा है दूसरी कंट्रीज से, हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं, कनेक्शंस क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ। ठीक है, जिसमें फ्लो होता है। फ्लो किसका? पीपल का, इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का, एंड कैपिटल्स एंड गुड्स का। सो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस। अब ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ हम इकोनॉमिक, आर्थिक स्तर पर ही नहीं जुड़ते। हम ये मानते हैं दरअसल कि ग्लोबलाइजेशन है तो इसका मतलब हम इकोनॉमिकली जुड़ रहे हैं। जैसे अगर हमने कोई चीज सेल करी है दूसरी कंट्री में, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका हो गया इकोनॉमिक लेवल का इंटीग्रेशन। तो हम ये समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक लेवल का इंटीग्रेशन है, बट नहीं। इकोनॉमिक लेवल का इंटीग्रेशन तो है ही है, लेकिन इसमें हमारा फाइनेंशियल भी इंक्लूड होता है, हमारा पॉलिटिकल भी इंक्लूड होता है, हमारा कल्चरल लेवल का इंटीग्रेशन भी इंक्लूड होता है। ये चारों पॉइंट को हम डिटेल में आके स्टडी करेंगे। बट फिलहाल की बहुत इंपॉर्टेंट है जानना ये कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इकोनॉमिक लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर एंड कल्चरल लेवल पर दूसरे कंट्रीज के साथ क्या होते हैं? इंटीग्रेट होते हैं। आपको पता है एक बात का कि 1991 में हमारी एलपीजी पॉलिसीज आई थी। प्रायर 1991 यानी इससे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हमारी जो इकोनॉमी थी वे दूसरी इकोनॉमी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन जैसे हमारी एलपीजी पॉलिसीज आई, हमारी एलपीजी पॉलिसीज ने हमारी इकोनॉमी को क्या कर दिया? ओपन इकोनॉमी कर दिया।
एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आया हमारी इकोनॉमी के अंदर। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि अब हमारी पूरी इकोनॉमी एक इकोनॉमी है, यानी बाहर के लोग हमारी इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं, हमारे इंडिया के लोग बाहर जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज फाइनेंशियल लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो अब हम आगे बात करेंगे इसकी, हाउ ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल। अभी जो ग्लोबलाइजेशन है ये पॉसिबल कैसे हुई, यानी जो हमें सडनली जो हमें चेंजेस देखने को मिले हमारी इकोनॉमी, जो ड्रास्टिक हमें बदलाव देखने को मिला हमारी इकोनॉमी, ये पॉसिबल कैसे हुआ। द डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैव आल्सो मेड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट ट्रैवल मच चीपर, फास्टर एंड मोर फ्रीक्वेंट। जो ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिले और जिसने हमारी ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाया, पॉसिबल बनाया, भी इसलिए हो पाया क्योंकि ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन के अंदर इनमें बहुत ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिला। हम इजीली, यानी विद इन शॉर्ट टाइम, विद इन शॉर्ट टाइम हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बाय एयर। ओके, सो हमें बहुत ही कम समय में, हम अगर हमें मान लो अमेरिका जाना है, सिंगापुर जाना है, तो हम बाय एयर बहुत इजीली दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में इतना सडनली हमें डेवलपमेंट देखने को मिला। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल आपका कोई रिलेटिव अब्रॉड में रहकर आपको वहाँ पर अपने रिलेटिव से बात करनी है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या तो वीडियो कॉल के थ्रू, तो आपने क्या किया, आपने वीडियो कॉल के थ्रू इजीली नेट का यूज कर आपने इजीली कम्युनिकेशन अपनी स्टार्ट कर दी अपने रिलेटिव के साथ जो अब्रॉड में रहती है, और वो भी बहुत ही कम रेट्स में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल इसलिए हो पाई, जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन हमारी सर्विसेज है, ये इतनी ज़्यादा हमारी चीपर हो गई, फास्टर हो गई, फ्रिक्वेंट हो गई, जिसने हमारे ग्लोबलाइजेशन को क्या कर दिया, पॉसिबल कर दिया। अब यहाँ पर एक इमेज है जो क्लियरली डिपिक्ट कर रही है पूरी की पूरी फिगर को, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन एक स्मॉलर वर्ड है, यानी है तो एक छोटा सा वर्ड, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, जिसने हमारे पूरी इकोनॉमी को एक बना दिया। इसमें जो लोग हैं वो आपस में क्लोज हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब हम इजीली हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव हो सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं, एंड वहाँ पर अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। अ वर्ल्ड क्लोजर इन टाइम एंड स्पेस, अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। बॉर्डर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम अपनी नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके इजीली दूसरे कंट्री में, दूसरी इकोनॉमी में अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ के लोग हमारी इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज जो है वो फास्टर मूव करते हैं और इंस्टेंटली मूव हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी पूरी इस चीज़ को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। ड्राइविंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रमोट करना, तो ग्लोबलाइजेशन को कौन प्रमोट करता है, टेक्नोलॉजी भी प्रमोट करती है। तो टेक्नोलॉजी भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर है जिससे हमारा ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी, हम शिपिंग के थ्रू आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हम एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, टेलीविजन, इंटरनेट का यूज करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम इन चीज़ों का यूज करके हमारी ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बना सकते हैं। अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि क्या जो इंटरनेशनल बिजनेस है और ग्लोबलाइजेशन है, क्या इसको हम सेम कह सकते हैं? इज इंटरनेशनल बिजनेस एंड ग्लोबलाइजेशन सेम? यस, कौन बताएगा आप तीनों में से इस चीज को? इज इंटरनेशनल बिजनेस एंड ग्लोबलाइजेशन सेम? यस और नो में आपको आंसर देना है कि क्या हम इंटरनेशनल बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन को सेम कह सकते हैं? क्या कह रहे हो कायनात? नो, इट्स नॉट सेम। वेरी गुड, यस। हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन है वो सेम नहीं है, उसमें डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से हम पढ़ते हैं इस चीज को। इंटरनेशनल ट्रेड हैपेंस व्हेनेवर अ बिजनेस इन वन कंट्री सेल्स टू कस्टमर्स इन अनदर। इंटरनेशनल ट्रेड तब होता है जब एक कंट्री का बिजनेस कुछ सेल करता है दूसरी कंट्री के कस्टमर को। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है जो जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जितने भी बैरियर्स आ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के होने में, उसको एलिमिनेट करता है। ठीक है, लाइक बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं? बैरियर्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। अगर मान लो हम किसी दूसरी कंट्री के कस्टमर को कुछ सेल कर रहे हैं, तो क्या पता हम उससे अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, हम उससे बातचीत ही नहीं कर पा रहे, लेकिन कम्युनिकेशन जो सर्विस है हमारी, उसने इस बैरियर को रिमूव कर दिया है। एंड विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉल या विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, यू कैन कॉन्टेक्ट इजिली विद दैट कस्टमर विच रिजाइड्स इन अनदर कंट्री। ओके, सो दैट्स वाई क्या कहा गया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सिर्फ
आप ट्रेडिंग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की दूसरी कंट्री के कस्टमर को, लेकिन जो उसमें होने वाले जो बैरियर्स आते हैं ट्रेडिंग के दौरान, ग्लोबलाइजेशन उन बैरियर्स को, उन ऑब्स्टेकल्स को या उन रुकावटों को क्या करती है, खत्म करती है, एलिमिनेट करती है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी, जो ग्लोबलाइजेशन है ये आपका ह्यूज कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आपका ह्यूज कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपका आता है इकोनॉमिक लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड इसके अंदर आपका आता है इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पर आपका आएगा इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ पर आपका आएगा इकोनॉमिक लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपका आएगा ग्लोबलाइजेशन। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर मैंने सारे डिफरेंसेस आपसे बात की कि ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन में डिफरेंसेस क्या समझते हैं। जो डिफरेंस है दोनों में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन डिफरेंस है और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स द डिफरेंस बिटवीन योर कंपनी doing business with customers in another town and the laws and regulations that govern that relationship. International business can exist without globalization but not vice versa. Very important line. आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो हमारा एग्जिस्ट कर सकता है ग्लोबलाइजेशन के बिना, लेकिन ग्लोबलाइजेशन हमारा इंटरनेशनल बिजनेस के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब ध्यान से समझना, आपको ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप देखिए, आप अपने जो प्रोडक्ट्स है दूसरी कंपनी दूसरी कंट्री के कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये एक कॉज बना, ये एक कारण बना ग्लोबलाइजेशन के होने का। अगर हम ट्रेडिंग ही नहीं करते दूसरी कंट्रीज के साथ, अगर हम दूसरी कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आते, क्या ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। सो इंटरनेशनल बिजनेस एक कॉज है। ठीक है, ये एक कॉज है, ये एक कारण है जिससे हमारा ग्लोबलाइजेशन बना, लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या है? आपका रिजल्ट है, प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं 2 × 2 = 4, दिस इज प्रोडक्ट। ठीक है, यानी इन दोनों का जो इंटरेक्शन हुआ इसको मिलाकर हमारा 4 बना। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो तो आपका हुआ कॉज, एंड जो आपके पास अल्टीमेट जो फिगर बनी वो होगा आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है? आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम आगे बात करेंगे इनके डिफरेंसेस के बारे में, जो मैंने टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट आता है टास्क वर्सेस रिजल्ट। सो ग्लोबलाइजेशन एक रिजल्ट है, ठीक है, एंड इंटरनेशनलाइजेशन क्या है? एक टास्क है जिससे हम ग्लोबलाइजेशन को अचीव करते हैं। सेकंड आपका आता है सेट एंड सबसेट। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लोग सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेशनलाइजेशन उस स्ट्रक्चर का, उस ढांचा का एक पार्ट है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो ग्लोबलाइजेशन का सबसेट है। थर्ड आता है इज रिलेटेड टू। ग्लोबलाइजेशन हमारा रिलेट करता है डिफरेंट नेशन की इकोनॉमीज के साथ, लेकिन आपका जो इंटरनेशनलाइजेशन है वो रिलेट करता है इंडिविजुअल के साथ, फर्म के साथ। ठीक है, अब इस टर्म को आपको बहुत डिटेल में समझना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? जब डिफरेंट इकोनॉमीज आपस में इंटीग्रेट होती है, जुड़ती है थ्रू डिफरेंट मीन्स। ठीक है, वो आपका ग्लोबलाइजेशन होता है। लेकिन इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, एक सेकंड गाइस, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो जो हमारी इंडिया की जो कंपनी है, अगर हमारी इंडिया की कंपनी अमेरिका की कंपनी के साथ डील करती है, ट्रेड करती है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनलाइजेशन का, जो आपका रिलेट करता है। एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म या कोई बिजनेस भी हो सकता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट। अब ग्लोबलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं? लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप कैसा है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कैसी है, लॉजिस्टिक्स का यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी कर सकते हैं, वो कैसा है। ये ग्लोबलाइजेशन को बहुत डीपली इफेक्ट करती है। लेकिन आपका जो इंटरनेशनलाइजेशन है, इसमें आपका कल्चरल टेस्ट हो गया, आपके प्रेफरेंसेस हो गए, आप जिस इकोनॉमी में रह रहे हैं वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लाइक आपने एलिमिनेट कर दिया वीज़ा ऑब्लिगेशंस विजिटर्स के लिए। अगर मान लो अगर हम टूरिस्ट, अगर हम दूसरी कंट्री में घूमना जाना चाहते हैं और वहाँ पर एलिमिनेट कर दिया वीज़ा ऑब्लिगेशंस को, तो ये आपका एक ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। तारीफ और नॉन तारीफ ट्रेड बैरियर्स आपने
हटा दिए, वो आपका एक ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस। अब ये टैरिफ और नॉन टैरिफ होता क्या है? देखिए, टैरिफ वो होता है जब आप टैक्स रेट से डील करते हैं, टैक्स रेट से जब आप डील करते हैं वो आपका होता है टैरिफ बैरियर। ठीक है, अगर हमारी इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है टेक्सटाइल्स में 1000 यूनिट्स, एग्जाम्पल लेके चलना, ये अगर हमारी इंडिया 1000 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रही है अमेरिका में टेक्सटाइल्स की, लेकिन अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका की गवर्नमेंट ने, वहां पे अमेरिका की गवर्नमेंट ने इनको टैरिफ बैरियर्स को लगा दिया कि मैं, अब जैसे पहले लगता था 10% टैक्स, अब उन्होंने कह दिया कि 20% टैक्स लगेगा जो भी आप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से। तो अब टैक्स रेट बढ़ने की वजह से जो दूसरी कंट्री के, जो अमेरिका के जो पीपल है, वो हमारी इंडिया से जितना पहले इंपोर्ट करते थे उससे कम इंपोर्ट करेंगे, यानी जो फ्री, जो गुड्स का जो फ्लो हो रहा था वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है, उसे हम कहेंगे टैरिफ बैरियर जब आप टैक्स रेट में डील करते हैं। एक आपका होता है नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, ये वो बैरियर्स होते हैं जिसमें आप कोटाज सेट कर देंगे, कोटाज। ठीक है, आप ना इसको एक ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं, टी फॉर टैक्स रेट। ठीक है, टैरिफ मतलब जो टैक्स रेट से डील करते हैं, नॉन टैरिफ मतलब जो टैक्स रेट से डील नहीं करता, जो कोटाज से डील करते हैं। यहाँ पर आप क्वांटिटीज पर, यूनिट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। जैसे अगर हमारा इंडिया 1000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका ने ये कह दिया कि अब तुम 500 यूनिट से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी कंट्री से। तो जो हमारा जहां हमारा इंडिया पहले 1000 यूनिट की सेल करता था, एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, अब वही हमारी इंडिया को सिर्फ 500 यूनिट ही सेल करनी होगी, क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, अमेरिका की गवर्नमेंट ने नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिया। उन्होंने कहा कि तुम 500 से ज़्यादा खरीद ही नहीं सकते, तो हमारी 500 से हमारा नुकसान हो गया हमारी इंडिया का, तो हमारा जो ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स कहेंगे। ठीक है, जब हम टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों ही तरह के हर्डल्स को, बैरियर्स को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को फ्लो फ्री कर देगा, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, तो उस फ्लो को फ्री हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। आपने इन्वेस्टमेंट में होने वाले जो कंट्रोल्स है उसको खत्म कर दिया, उसको लिबरलाइज कर दिया। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर देना। ठीक है, जब आप लिबरलाइज कर देंगे इन्वेस्टमेंट पर जितने भी कंट्रोल्स है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। आपके इंटरनेशनलाइजेशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्रीज में अपनी ब्रांच सेटअप कर रहे हैं, सब्सिडरी सेटअप कर रहे हैं दूसरी कंट्री अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, तो वो आपका होता है इंटरनेशनलाइजेशन। ये आपका एक इकोनॉमिक प्रोसेस होता है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन आपका इंटरनेशनलाइजेशन एक इम्प्रूवाइजेशन प्रोसेस होता है। ऑर्गेनाइजेशन हैंडल, ग्लोबलाइजेशन को कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैंडल करता है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो ट्रेड का, मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करती है। मल्टीलेटरल ट्रेड मींस ट्रेड अमंग मैनी नेशंस बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, IMF क्या होता है, किसके कितने मेंबर्स हैं, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर एक्सप्लेन किया हुआ है RG क्लासेस पे, तो आप ना वहाँ की इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर सारा का सारा वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका ये यूनिट फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। मैंने एशियन, नाफ्टा, सार्क, ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर एक्सप्लेन की हुई हैं, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब इंटरनेशनलाइजेशन को कौन कौन सी चीज़ें हैंडल करती है ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन यूनियन जिसको हम EU भी बोल देते हैं शॉर्ट में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज नाफ्टा, जो इंटरनेशनलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए यूज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है नेट के अंदर कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल करती है ग्लोबलाइजेशन या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनलाइजेशन को हैंडल करती है। आपको ऑप्शंस दे देंगे कि इसमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ग्लोबलाइजेशन को हैंडल नहीं करती, क्योंकि आपने देखा होगा जो पैटर्न है हमारे नेट के एग्जाम का, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा ये बनते हैं, नोट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, एंड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें नोट टर्म का यूज किया गया होता है। So in short, internationalization is related to firms movement overseas, यानी इंटरनेशनलाइजेशन मतलब ऐसी टर्म जो रिलेट करती है कि जो हमारी इकोनॉमी की फर्म है वे दूसरी कंट्री, ओवरसीज आप कह सकते हो, ये दूसरी कंट्री में किस तरीके से उसकी मूवमेंट हो रही है। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक रैपिडली ग्रोइंग यानी बढ़ता हुआ जुड़ाव,
बढ़ता हुआ कनेक्शन दूसरी इकोनॉमीज के साथ, चाहे आप कम्युनिकेशन के थ्रू कर रहे हैं, फाइनेंशियली कर रहे हैं, पॉलिटिकली कर रहे हैं। इंटरनेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हमारा ग्लोबलाइजेशन अचीव हो रहा है, ठीक है। ये जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो फर्म की मूवमेंट है, ये जो इंटरनेशनलाइजेशन है, इन अदर वर्ड्स वो क्या है, कोज है किसका होने का, ग्लोबलाइजेशन के होने का। सो देयर इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ग्लोबलाइजेशन वर्सेस इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाए, उनको परफॉर्म कर पाए, यानी जो हमारी डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पर इसको हम हिंदी में घरेलू कहते हैं। हमारा भारत, हमारा इंडिया हमारा घर है, तो हम अपनी इंडिया को क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इकोनॉमी कहेंगे, होम कंट्री कहेंगे। लेकिन जिस कंट्री से आप डील करते हैं उसे आप क्या कहेंगे, टारगेट कंट्री या होस्ट कंट्री आप कहेंगे, ठीक है। तो जो हमारी डोमेस्टिकली हमारी लेबर, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट करने के लिए, और जिससे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इजीली अचीव कर सके। ये हमारे खुद की अपने एफर्ट्स हैं जो हम अपनी नेशन के अंदर करते हैं, ठीक है। एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करेंगे और एक यूनिटी लेकर आएंगे ग्लोबल लेवल पर, जिसमें हम हर एक नेशन के लेबर्स, कैपिटल, रिसोर्सेज को यूज करके बेस्ट रिजल्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम किन किन तरीकों से दूसरी इकोनॉमीज के साथ कनेक्शन कर सकते हैं, नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, या उनको दूसरी यानी किन किन चीज़ों से हम दूसरी कंट्रीज के साथ अपने आप को कंबाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग स्केल of cross-border trade of commodities and services, flow of international capital and rapid spread of technologies। अब यहाँ पर कीवर्ड्स आपको समझने हैं कि सबसे पहले इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी क्या होता है कि जब सारी इकोनॉमीज आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हो जाती है, इंटरडिपेंड हो जाती है वर्ल्ड इकोनॉमीज का, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में जो ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है क्रॉस बॉर्डर, यानी जब हम अपनी होम कंट्री के बॉर्डर्स को क्रॉस कर दूसरी कंट्री के बॉर्डर में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है एक बढ़ते हुए स्तर पर, ग्रोइंग स्केल पर, जब हमारे कैपिटल का फ्लो होता है, जो भी हम टेक्नोलॉजी को हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें आपकी किसमें आएगी, ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें सारा हमने किसमें डाल दिया, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में डाल दिया। The characteristic elements that constitute economic globalization, इसमें बात की गई है एलिमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से एलिमेंट्स है जो कंस्टिट्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को। सो दैट इज क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ, यानी जो क्रॉस बॉर्डर हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है बच्चों, कैपिटल का फ्लो होना, पीपल का फ्लो होना, डाटा का एंड आइडियाज का फ्लो होना। सो यहाँ पर एक डायग्राम की बात की गई है, डायग्राम मैंने यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है यानी मार्केट्स का ग्लोबलाइजेशन होना, कंपटीशन होना, यानी जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में कुछ भी फ्लो कर रही है, वेदर गुड्स वेदर सर्विसेज, सो हम दूसरी इकोनॉमी से क्या कर रहे हैं, वहाँ की मार्केट से हम कम्पीट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो कंपटीशन है वो भी आपस में अलग अलग इकोनॉमीज का क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं, हम बाहर से यानी जापान से मान लीजिए टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉरपोरेशंस का, कंपनीज का आपस में ग्लोबलाइजेशन होना, प्रोडक्शन का आपस में ग्लोबलाइजेशन, सारा किस में आता है, आपका इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स बीइंग असेंबल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स व्हाइल कमिंग फ्रॉम जापान, यानी ऑटोमोबाइल के कुछ पार्ट हमने यूएस में असेंबल किए, लेकिन वो पार्ट्स कहाँ से आए थे, जापान से आए थे, ठीक है। अ शर्ट सोल्ड इन फ्रांस, जो शर्ट हमने फ्रांस में सेल करी, वो शर्ट चाइनीज कॉटन की, वो जो शर्ट थी वो चाइनीज से हमने वहां से ये सामान मंगवाया था, एंड में जो वर्कर्स जो काम कर रहे थे उस फैक्ट्री में वो थाईलैंड के थे, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमी का कुछ ना कुछ हिस्सा यूज किया है, ठीक है। डजन्स ऑफ एशियन रेस्टोरेंट्स इन अ वेस्टर्न कंट्री, यानी वेस्टर्न कंट्री में जो रेस्टोरेंट्स है काफी ज्यादा एशियन रेस्टोरेंट है, किसके है, एशियन के हैं। अ फैशन ट्रेंड इन यूरोप कैन कम ऑल द वे टू पाकिस्तान, यानी जितना भी फैशन ट्रेंड हमारा यूरोप में आया है, जो भी फैशन चल रहा है वो सारा फैशन कहाँ से आया है, पाकिस्तान से आया है। यानी जब हम डिफरेंट इकोनॉमीज का कुछ ना कुछ पार्ट यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन के बारे में।
सो फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन एक एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट का मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप मैक्रो लेवल पर यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट। सो एक एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है जिसने ग्लोबल लिंकेज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसमें जो हमारी कैपिटल का फ्लो हो रहा है वो क्रॉस बॉर्डर फ्लो हो रहा है, यानी अगर हमारी इंडिया बाहर किसी कंट्री में पैसा लगाना चाहती है तो बिना किसी दिक्कत के आराम से पैसा लगा सकती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऐसे बाहर के अब्रॉड के जो पीपल है वे हमारी इंडिया में आकर कंपनीज भी सेटअप कर सकते हैं, हमारी इंडिया में आकर अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा WTO के अंदर जो एग्रीमेंट था, डेट इज ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीमेंट था हमारा ट्रिम्स का। तो ये क्या था एग्रीमेंट, जिसमें हमने 100% अलाउ कर दिया था कि कोई भी कंट्री का बंदा किसी भी कंट्री में आराम से पैसा लगा सकता है, आराम से पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन है इसका मतलब क्या है, जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है कंट्रीज की उसका क्या हो जाना, आपस में इंटीग्रेट हो जाना, एक कनेक्शन सेट हो जाना, एक जुड़ाव हो जाना। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं, द लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मूवमेंट्स एंड डीरेगुलेशंस स्पेशली ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लेड टू स्पर्ट इन क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज। यानी जो हमने अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया कैपिटल मूवमेंट्स के अंदर, और जो हमने चीज़ों को डीरेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी ऐसी चीज़ें जो हमने अपने कंट्रोल से हटा दी खासकर फाइनेंशियली, और जिसने हमारे कैपिटल फ्लो को काफ़ी ज़्यादा स्पर्ट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, इसको हम क्या कहेंगे, किसी भी चीज का बढ़ना, किसी भी चीज का इंक्रीज होना। यानी जब आप कैपिटल मूवमेंट्स के अंदर अपनी अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस को, अननेसेसरी कंट्रोल को खत्म कर देंगे, तो जो कैपिटल फ्लो होगा डिफरेंट इकोनॉमीज के बीच में वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो जो ग्लोबलाइजेशन है हमारा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उसने ट्रिगर किया किसको, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की ग्रोथ को क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जिसमें आप काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ को, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़ विद डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, यानी जो आपका पोर्टफोलियो होता है उसमें आप अलग अलग आप सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं, और आपका मकसद ये होता है कि आपका जो रिटर्न है वो तो मैक्सिमम हो और आपका रिस्क कम से कम हो, वो आपका होता है पोर्टफोलियो। एंड फाइनेंशियल मार्केट का जब हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसमें हमें एक यूनिफाइड मार्केट मिली, जिसमें हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स है कंट्री के, वो आपस में इजीली क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? यस मैम। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के बारे में। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल सिस्टम। जब आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर जब उसकी ग्रोथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। चाहे वेदर आपकी साइज में इंक्रीज हो, चाहे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्रीज हो। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीजिंग नंबर एंड पावर ऑफ ह्यूमन एसोसिएशंस। जब ह्यूमन एसोसिएशंस हमारी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम किस में लेंगे, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में लेंगे। थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपको इसको ईजिली क्लियर कर देंगे। सो व्हाट इज पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका EU हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, आपकी इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी लाइक IMF, WTO, EU, ये किस में आती है, आपकी पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में आती है। आपको पता है कि जो WTO है इसमें हमारा इंडिया फाउंडर मेंबर है, IMF में हमारा इंडिया फाउंडर मेंबर है। तो ये चीज़ें क्या है बच्चे, ये सारी आपकी किस में आती है, जो ये एसोसिएशंस बनी, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी, तो इसको हम किसमें इंक्लूड करेंगे, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड करेंगे। फिर आपका आता है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपने आइडियाज़, ठीक है, मीनिंग्स, अपने वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से कि आपके दूसरे कंट्री के लोगों के साथ एक सोशल रिलेशन बने, उसको हम क्या कहेंगे, कल्चरली ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझना है, ठीक है। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, आप फेसबुक पर कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक पर सारे इंडिया के लोग हो, क्या पता कोई ऐसा बंदा हो जो अमेरिका से हो या यूरोप से हो या जापान से हो, ठीक है, आप सभी के साथ डीलिंग कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन सभी बंदों के साथ हो रही है, चाहे वो हमारे इंडिया का है चाहे वो अब्रोड का है। तो आप वहाँ जब आप अब्रोड के लोगों के साथ अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, अपनी वैल्यूज़ डिस्कस करते हैं, आपस में जो इंटरेक्शन होता है, जो आपके सोशल रिलेशंस बनते हैं, उसको हम किस में डालेंगे, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में करेंगे, ठीक है। This process is marked by the common consumption of cultures that have been diffused by the internet, popular culture media and international level.
This means that different customs and habits shared among local communities have been shared among communities that have different procedures and even different beliefs. ये क्या कह रहे हैं कि जब आप जब ऐसे कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं जो कमोडिटीज आपकी दूसरी कंट्री से, लाइक एवोकेडो, एवोकेडो आपका इंडिया का फ्रूट नहीं है, ये आपका जो एवोकेडो है बाहर से आपका इंपोर्ट किया जाता है, यानी इंडिया जो है इस एवोकेडो को बाहर से इंपोर्ट करती है, ठीक है। तो यानी कुछ ऐसी चीजें जो आप बाहर की चीजों को अपने इंडिया में यूज कर रहे हैं, बाहर के स्टाइल को, अब्रॉड के स्टाइल को अपने इंडिया में उसको जब अडोप्ट करते हैं, हमारे इंडिया का कोई स्टाइल बाहर अडोप्ट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट समथिंग वी कैन होल्ड ऑफ और टर्न ऑफ, इट इज द इकोनॉमिक इक्विवेलेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ नेचर लाइक विंड और वाटर, जो कि बिल क्लिंटन ने कहा था। क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कुछ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पकड़ कर रख सकते हैं, ये एक ऐसा जैसे नेचर का जो फोर्स होता है विंड और वाटर, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, इसी तरीके से हमारा ये जो फोर्स है ग्लोबलाइजेशन का, ये एक फोर्स है जो कि हमारा इकोनॉमिक इक्विवेलेंट फोर्स है। अब फैक्टर्स हमारे दो तरह के होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट कर डालते हैं। आपको पता है किसी भी चीज पर अफेक्ट दो तरीकों से पड़ता है, तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव इफेक्ट होंगे उसको हम कहेंगे ड्राइवर्स। एक सेकंड, ठीक है। और जो हमारे नेगेटिव होंगे, जो नेगेटिव इफेक्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन को, उसको हम कहेंगे मूवर्स। सो ड्राइवर्स वो होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, उसे हम कहेंगे ड्राइवर्स, जो आगे पुश करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। लेकिन मूवर्स वो होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन को रोकने में हम जो ग्लोबलाइजेशन को रोकते हैं, रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे, मूवर्स कहेंगे। तो आपके जो मूवर्स है वो सिलेबस में नहीं है, तो हम खाली किसकी बात करेंगे, ड्राइवर्स की ही बात करेंगे। पहला आपका आता है टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स, जो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है जब आप सडनली डेवलपमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रेसिंग कोई चेंज आता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक थ्रू। तो जो ब्रेक थ्रू है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सडन हमारा इतना जो डेवलपमेंट होता जा रहा है, उसने हमारे पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया वर्चुअली, किसमें, ग्लोबल विलेज में। जो टेक्नोलॉजी है उसने एक बेस फाउंडेशन, एक बेस रखा, एक नींव रखी किसकी, मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की। कैसे, जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी सारी इनोवेशंस की गई, जिसने हमारी इंडस्ट्री को क्या कर दिया, रिवोल्यूशनाइज कर दिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी, लाइक कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर आप जितना भी पढ़ेंगे, यहाँ पर सारी की सारी बात की गई है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस आई, उन टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस ने किस तरीके से हमें हमारी हेल्प करी दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत ईजिली, जिससे हम जुड़ पाए, ठीक है। जो मैं आपको पीडीएफ ही शेयर करूंगी, इसको आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल की एयरक्राफ्ट, जैसे कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट हमारे डेवलप हुए, कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर्स में, टेलीकम्युनिकेशन में इन्वेंशंस की गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी में हमारी चीज़ें इन्वेंट होती गई, चेंजेस आते गए, इनोवेशन आती गई, उसने हमारे ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही ग्रेट लेवल पर कॉन्ट्रीब्यूट किया, प्रमोट किया। सेकेंड आपका आता है पॉलिटिकल ड्राइवर्स। Liberalized trading rules and deregulated markets lead to lowered tariff and allowed foreign direct investment all over the world. The institution of GATT, आपको पता होगा कि WTO ने रिप्लेस किया था, ठीक है। WTO ने गैट को रिप्लेस किया था क्योंकि गैट का स्कोप नैरो था, WTO का स्कोप वाइडर था, क्योंकि WTO में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया गुड्स के साथ, लेकिन गैट में खाली सिर्फ गुड्स की ही ट्रेडिंग होती थी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन थे गैट के और WTO के, वो ऑन गोइंग ओपनिंग एंड प्राइवेटाइजेशन आर सम एग्जांपल्स ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पर कि जब आप ट्रेडिंग रूल्स को लिबरलाइज कर देंगे, ट्रेडिंग रूल्स को लिबरलाइज का मतलब क्या है कि जब भी आप दूसरी कंट्रीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो बैरियर्स होते हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ, जब आप उसको हटा देंगे तो जो फ्री फ्लो होगा उसने हमारे ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही पॉजिटिव लेवल पर प्रमोट किया। अब कैसे, अगर मान लो कोई अमेरिका की गवर्नमेंट है, अगर उसने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, ठीक है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस क्या लगा दी थी कि हम उन्होंने टैरिफ
बैरियर लगा दिया और उन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया, जिसने क्या कर दिया था, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन जब गवर्नमेंट पॉजिटिवली डील करेगी, सारे बैरियर्स को हटा देगी, और जो फ्री फ्लो होगा ट्रेडिंग में, वे क्या आता है, किसमें आता है, आपका पॉलिटिकल ड्राइवर्स में आता है। लाइक WTO है, WTO में क्या था, जितनी भी कंट्रीज WTO में आती है, लाइक 164 कंट्रीज है WTO में जो हमारी आती है, जो 164 कंट्रीज है WTO की, जिसमें हमारा इंडिया फाउंडर मेंबर है। जो WTO की जो हमारी 164 कंट्रीज हैं, ये 164 कंट्रीज में जो ट्रेडिंग होगी आपस में गुड्स एंड सर्विसेज की, वो फ्रीली होगी, यानी बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रुकावट के, मतलब हमारी इन कंट्रीज के बीच में क्या होगी, ट्रेडिंग होगी। तो कहने का मतलब ये बहुत ही एक ग्रेट लेवल पर कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। फिर आपका आता है मार्केट ड्राइवर्स। As domestic markets become more and more saturated, the opportunities for growth are limited, and global expanding is a way most organizations choose to overcome the situation. क्या कह रहे हैं कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कंज्यूमर्स की नीड्स चेंज हो रही है, मार्केट्स हमारी सारी बिखर गई है, सेचुरेट हो गई है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनीज के पास ग्रोथ करने की काफ़ी कम रह गई, लिमिटेड रह गई। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ग्लोबल एक्सपेंड करें अपने आप को, यानी अपने प्रोडक्ट को, जो उनकी क्वालिटी है, उसको ग्लोबल लेवल पर, लार्ज लेवल पर एक्सपेंड करें, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, जिससे कि वो सिचुएशन को क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए। ठीक है, उसको खत्म कर पाए। Common customer needs and the opportunity to use global marketing channels and transfer marketing to some extent are also incentives to choose internationalization. Market drivers are the underlying forces that compel consumers to purchase products and pay for services. Market drivers क्या है, ये वो forces है जो कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं कंज्यूमर्स को कि वो प्रोडक्ट्स को परचेज करें एंड उनकी रिगार्डिंग पेमेंट करें। ये वो ट्रेंड्स होते हैं जिसमें हमारा मार्केट डेवलप करता है और ग्रो करता है, और जो मोस्ट हमारे कॉमन मार्केट ड्राइवर्स है वो कौन से होते हैं, कंज्यूमर डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिमांड। फोर्थ पॉइंट आपका आता है कॉस्ट ड्राइवर्स। देखिए, sourcing efficiency and cost vary from country to country and global firms can take advantage of this fact. कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब हर एक इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, तो सीधी सी बात है, जो कॉस्ट है वो अलग अलग आती है। ठीक है, किसी इकोनॉमी के पास कोई एडवांटेज होता है, किसी इकोनॉमी के पास कुछ एडवांटेज होता है, जिसको हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं, कि एक कंपनी किस तरीके से इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करती है कंपैरेटिवली अनदर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कॉस्ट है वो कंट्री टू कंट्री वेराई करती है, एंड जो ग्लोबल फर्म्स होती है वो उसका एडवांटेज लेती है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, तो बाहर की कंट्रीज क्या करेगी, हमारे इंडिया से उस चीज़ को इजीली परचेज कर पाएगी, बिकॉज कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कंट्रीज के बीच में। समझ रहे हैं बात मेरी, कि ये किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को। हम ये पढ़ रहे हैं कि जब बाहर की कंट्रीज हमारे इंडिया से इजीली इंपोर्ट कर सकती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी बैरियर, सो दैट इज वो कॉस्ट एडवांटेज को ले रही है। अगर हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है और उनकी इकोनॉमी चीज़ महंगी है, तो जब भी हमारी इंडिया से रॉ मटेरियल कम रेट पर लेगी, सस्ता लेगी, तो उनका जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का बनेगा और कम कॉस्ट का बनेगा, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो कम था। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा और आपने बहुत सस्ता खरीदा है, यानी आपने उसको लो रेट्स पे खरीदा, ठीक है, फिर हमारा ये वर्किंग प्रोग्रेस में चला गया, फिर आपका ये फिनिश गुड्स में, आपने इसमें भी प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और आपका यहाँ पर बना प्राइस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब कोई भी चीज एक इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से कम मिलेगी, कम कॉस्ट पर मिलेगी, तो वहां पर वो कॉस्ट एडवांटेज को अचीव कर पाएगी। एंड ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को एक बना रहा है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस कोई भी कंट्री दूसरी इकोनॉमी से चीजों को खरीद सकती है। लास्ट पॉइंट आपका आता है कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स। आपको पता है कि हमारी पूरी इकोनॉमी एक हो गई, जितना हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया फर्म्स की आपस में, कंपनीज के बीच में। तो जो ये स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस है कंट्रीज के बीच में, इसने टू वे ट्रेड्स को काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया, एंड जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो FDI जो एक्शंस हो रहे हैं, वो उसने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक पूरा चार्ट दिख रहा होगा
कि मार्केट ड्राइवर्स में कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट ड्राइवर्स में क्या चीज़ें रहेंगी, कॉस्ट में क्या रहेंगे, कॉम्पिटिटिव में क्या रहेंगी। ठीक है, आपको जब मैं पीडीएफ दूंगी आप इसको पढ़ना, कोई भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है कि इसमें कैसे आया, सो यू कैन आस्क मी। हमारे 3 पॉइंट रह गए हैं, रीजनल इंटीग्रेशन। रीजनल इंटीग्रेशन जैसे लाइक सार्क हो गया, नाफ्टा हो गया, इसमें जितनी भी कंट्रीज मेंबर है वे कंट्रीज आपस में इजीली ट्रेड कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि रीजनल इंटीग्रेशन ने भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही पॉजिटिव नोट पर कंट्रीब्यूट किया। 7th आता है आपका रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स। इसमें बात वही आ गई बच्चे कि ट्रेड बैरियर्स, जब आप किसी भी तरह की हर्डल्स को, टैक्स रेट्स को, कोटास को हटा देंगे और जो फ्री फ्लो होगा ट्रेड का, वो ऑटोमेटिक आपके ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो हमें सडनली ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज, अब हमारे इंडिया में कितनी मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप है जो बाहर से आके हमारे इंडिया में सेटअप कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब कि वो कंपनी जो एक से ज्यादा नेशंस में सेटअप है, ठीक है, यानी एक से ज्यादा इकोनॉमीज में भी काम कर रही है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही पॉजिटिवली नोट पर प्रमोट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हमारी इंडिया बाहर जाकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है, बाहर के लोग हमारे इंडिया में आके अपना कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो जो ये किसको दिखा रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन को दिखाता है। ठीक है, सो आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छे से क्लियर हो गई हो।